हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्रेट चोलास। उन चोलास की कहानी जो अपनी वीरता और महानता के लिए इतने प्रसिद्ध हैं कि समय समय पे लोगों का अपने अंदर दिलचस्पी जो है वो बनाए रखते हैं। इनके ऊपर इंडिया के अंदर न केवल लिटरेचर, बहुत ही फेमस तमिलियन लिटरेचर है पोनियन सेल्वन, बल्कि आपके ड्रामास और अभी रिसेंटली मणिरत्नम साहब जो हैं वो PS1 द चोलास आर कमिंग एक बहुत ही फेमस मूवी जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये चोलास जो मध्यकालीन भारत के अंदर न केवल साउथ इंडिया में अपना प्रभुत्व जमाते हैं बल्कि साथ ही साथ में नॉर्थ इंडिया में भी अपना इन्फ्लुएंस जो है उसे कास्ट करते हैं, और साथ ही साथ में डिफरेंट इंडियन ओशन की कंट्रीज, चाहे वो लक्षद्वीप हो, मालदीव्स हो या साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके ऊपर भी अपना कंट्रोल या अपना जो इन्फ्लुएंस है उसे बनाए रखते हैं और अपनी जो वीरता है, महानता की कहानियां हैं वो देश विदेश के डिफरेंट पार्ट्स में फैलाने में सक्सेसफुल रहे। आखिर वो ये सब कैसे कर पाए, चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है आपके संगम पीरियड से। संगम पीरियड यानी आपका 200 BC से 300 AD वाला पीरियड। 200 BC से 300 AD वाला पीरियड। और इस टाइम पे आपके साउथ इंडिया के अंदर 3 चीफडम्स हमको देखने को मिलते हैं। एक आपके चेरास, आपके केरला कोस्ट वाले एरिया में, दूसरे आपके पांड्याज मदुरई के अंदर, एंड तीसरे आपके चोलास। ये जो चोलास हैं इनका मुख्य जो सेंटर है वो था उरायूर। इट वाज अ फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और इनका एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर था कावेरी पट्टनम, या जिसे पुहार के नाम से भी जाना जाता है। आपको जान करके हैरानी होगी कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उनके अंदर भी चेराज, चोलास और जो पांड्याज हैं उनकी बात की गई है। इतना ही नहीं, इस पीरियड में अगर हम देखें तो जो चोलास हैं उनका जो एम्ब्लेम था वो टाइगर था, सेम एज जो LTTE यूज करता है अपने लिए। इस टाइम पे जो चोलास थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो इकोनॉमी है वो काफी सिंपल था। मोस्टली लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, थोड़ा ट्रेड होता था। 200 BC से 300 AD तक तो हमें चोलास का संगम लिटरेचर के अंदर एविडेंस मिलता है एविडेंस कि कैसे वो अपने जो नेबर्स हैं चेराज और पांड्याज उनके साथ में कुछ बैटल्स में उलझे रहते थे अपने एरियाज को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन फिर एक लंबा दौर आता है जिसे मैंने इंटरमिशन फेज लिखा है, 2nd से 8th सेंचुरी AD, और इस पीरियड में चोलास के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या कर रहे थे, कैसी इकोनॉमी थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर 8th सेंचुरी से लेकर के आपकी 12th सेंचुरी AD जब खत्म होती है तब तक चोला साम्राज्य का जो पीक पीरियड होता है, द ग्रेट चोला पीरियड, वो शुरू होता है। सो आपके 9th सेंचुरी से लेकर के आपके 1200 AD खत्म होने तक चोलास जो हैं वो अपने पावर के पीक पे रहते हैं, और वो चोलास बनते हैं जिनकी कहानी मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि न केवल पूरे साउथ इंडिया पे अपना कंट्रोल किया, मालदीव पे किया, लक्षद्वीप पे किया, श्रीलंका पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, बल्कि नॉर्थ इंडिया और साथ ही साथ में साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके ऊपर भी उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कास्ट किया। देखते हैं आखिर ये सब कैसे हुआ, कहां से शुरुआत हुई, और कैसे चोलास जो हैं वो एक इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश करने के साथ साथ अपनी ब्रेवरी के लिए और अपने सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड साथ ही साथ में अपने आर्किटेक्चर, अपने कल्चर के लिए इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। कहानी शुरू होती है विजयालय से, जो ग्रेट चोला एम्पायर के संस्थापक थे आपकी 9th सेंचुरी AD के अंदर। विजयालय के समय पे जो आपके चोलास हैं वो पल्लवास जो हैं उनके सामंत थे और आंध्रा के एक छोटे से रीजन के अंदर रूल कर रहे थे।
मौका देख के विजयालय ने तंजौर जो है उसे हथिया लिया और उसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया और यहां से शुरुआत हुई चोलास की कैपिटल तंजौर की। ये एक्सपेंशन जो है चोला एरियाज का वो आगे बढ़ता गया आदित्य फर्स्ट के साथ। आदित्य फर्स्ट जो है उन्होंने न केवल पल्लवास को पूर्ण रूप से पराजित किया, हराया, बल्कि आगे चल के जो आपके वेस्टर्न गंगाज है मैसूर वाले एरिया में, उस एरिया के ऊपर भी चोला साम्राज्य जो है उसके पैर जमाए। आप यहां देख सकते हैं तंजौर से आगे बढ़ के वेस्टर्न गंगास का हिस्सा एंड पल्लवास का। अब ये जो पूरा एरिया जो मैं शेड कर रही हूं यहाँ पे, दिस एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ चोलास। इसके बाद आए परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट उन्होंने एक टाइटल लिया था मदुरई कोंडा, यानी मदुरई को जीतने वाला। और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने मदुरई के अंदर स्थित पांड्या जो रूलर्स हैं उनको डिफीट किया और अपने पैर जो हैं वो पांड्या किंगडम के ऊपर भी एस्टेब्लिश कर लिए। लेकिन जैसे मानो एक बीच में अड़चन आई, और वो अड़चन थी कि जो आपके चेरास थे उन्होंने पांड्यास के साथ और नॉर्दर्न श्रीलंका के रूलर के साथ हाथ मिलाया और चोलास के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन अब चोला एम्पायर, द ग्रेट चोलास के अंदर आने वाले थे उनके दो महानतम सम्राट, राजा राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। राजा राजा फर्स्ट जो है उन्होंने न केवल चेराज, पांड्याज और नॉर्दर्न श्रीलंका के रूलर को डिफीट किया, बल्कि इनको हरा करके ये पूरा जो एरिया है वो चोला साम्राज्य के अंदर मिला लिया। एंटायर दिस एरिया, नाउ दिस वाज पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। इसके साथ साथ ही इन्होंने आपके लक्षद्वीप और साथ ही में जो मालदीव्स है इसके ऊपर भी चोला साम्राज्य के पैर जो हैं वो जमाए। और ये वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इंडियन ओशन के थ्रू जो ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ या आपके वेस्ट के साथ में मिडिल ईस्ट, बगदाद वगैरह के साथ, उसके ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे। जिस इंडियन ओशियन को कंट्रोल करने की होड़ आज चल रही है वो बहुत पुरानी है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। राजा राजा फर्स्ट जो है जब उन्होंने चेराज, चोलास और पांड्यास तीनों को हरा दिया तो टाइटल लिया मोमुदी चोला, यानी द चोला हु वेयर्स 3 क्राउन्स, वो चोला जिसके सर पे 3 ताज हैं। चेराज, चोलास और पांड्यास तीनों जो हैं वो ताज उसके सर पे हैं। इसके बाद आए इनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट और ग्रेट चोलास में से सबसे ब्रेवेस्ट एंड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हैं। यही वो राजेंद्र फर्स्ट हैं जिनके ऊपर पोनियन सेल्वम जो मूवी है वो बेस्ड है, जो बुक है वो बेस्ड है, यानी सन ऑफ कावेरी। कहा जाता है कि नदी में डूबते डूबते कावेरी ने इनको खुद बचा लिया था, इसीलिए इनको कावेरी जो नदी है, कावेरी जो माता है, उसका बेटा कहा गया। राजेंद्र फर्स्ट जो है उन्होंने अपने पिता के कदमों पे आगे चलते हुए एंटायर श्रीलंका जो है उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और लगभग 50 साल तक श्रीलंका जो है वो चोला साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। इसके बाद में उन्होंने नॉर्थ की तरफ अपनी नजर घुमाई और उड़ीसा के कलिंग, बंगाल के पालाज, इनके जो रूलर्स हैं उनको भी डिफीट किया और गंगा को क्रॉस करके नॉर्थ में पहुंच गए। इसीलिए राजेंद्र फर्स्ट ने टाइटल लिया गंगाईकोंडा चोला, यानी गंगा पे विजय प्राप्त करने वाला चोला रूलर। और उसके बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल बसाई नई गंगाईकोंडा चोलापुरम, कावेरी नदी के तट पे। और तब से चोला एम्पायर की कैपिटल तंजौर के बाद गंगाईकोंडा चोलापुरम हो गई। इतना ही नहीं, जब उन्होंने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया के जो आपके श्रीविजया एम्पायर है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर कंट्रोल था जिसका उन दिनों, वहां पे एक शैलेंद्र डायनेस्टी थी, कि वहां के ये जो रूलर्स हैं वो इंडियन मर्चेंट्स, जो चोला एम्पायर के मर्चेंट्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ट्रेड करने में,
क्योंकि उन दिनों चोलास का काफी अच्छा ट्रेड था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके ईस्ट, आपके साउथ ईस्ट और चाइना के साथ साथ में वेस्ट के साथ में भी जो आपके चोलास है उनका अच्छा ट्रेड था। जब ये खबर राजेंद्र फर्स्ट तक पहुंची तो वो अपनी नेवल सेना को लेके यहाँ पे भेज दिया। उनकी जो नेवी है उसने श्रीविजया की शैलेंद्र डायनेस्टी को डिफीट किया और एक बार फिर से चोला साम्राज्य के जो मर्चेंट है वो पहले की तरह अपना जो ट्रेड है उसे करने लगे। तो ये है पूरी चोला साम्राज्य के महानतम रूलर्स और कैसे जो चोलास हैं वो एक सक्सेसफुल एम्पायर न केवल दक्षिण भारत के अंदर एस्टेब्लिश कर पाए बल्कि उनकी जो प्रख्याति की कहानी है वो नॉर्थ इंडिया और दूर दराज के इंडोनेशिया, मलेशिया, लक्षद्वीप, मालदीव्स और श्रीलंका, चाइना वगैरह तक भी पहुंची। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाए? एक उनके रूलर्स और दूसरी उनकी सुपीरियर नेवी। चोलास जो है उनका काफी अच्छा ट्रेड था, हमने अभी देखा। इतना ही नहीं, न केवल ट्रेड और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बल्कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उन दिनों काफी वेल डेवलप्ड था। अपने पूरे एरिया को उन्होंने मंडलम, उसके नीचे वलनाडु, नाडूज के अंदर डिवाइड किया था और फर्दर उसको डिवाइड किया गया था विलेजेस के अंदर। गांव जो हैं उनमें विलेज असेंबलीज या ग्राम सभा होती थी और इसका एविडेंस हमको मिलता है उतिरामेरूर नाम की एक जगह कांचीपुरम में, जहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है प्रांतक फर्स्ट के टाइम का और वो हमको चोलास के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। दिस इज द उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन। इतना ही नहीं, चोलास जो हैं उन्होंने आर्किटेक्चर, कल्चर में भी काफी कंट्रीब्यूशन किया। उनके टाइम पे जो द्रविडियन टेम्पल बनाने की स्टाइल है वो अपने पीक पे पहुंच गई और बहुत सारे मंदिर, स्पेशली आपका बृहदेश्वर का तंजोर मंदिर, आपका गंगाईकोंडा चोला ईश्वर टेम्पल, ये सारे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट के अंदर हैं। आप यहाँ पे तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर देख सकते हैं जो भगवान शिव, जो चोलास के फैमिली देती थे, उनको डेडिकेटेड है। सी द ग्रैंडियर ऑफ द टेम्पल, हाउ ब्यूटीफुली इट हैज बीन बिल्ट। इतना ही नहीं, उनके पीरियड में बने गए ब्रॉन्ज के नटराज के जो स्कल्पचर्स हैं वो भी काफी फेमस हैं। कहा जाता है ये स्कल्पचर सेम उसी स्टाइल से बने गए हैं जो हड़प्पा के टाइम पे ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनी गई थी, सिरे पर ड्यू या लॉस्ट वैक्स मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट चोलास इन ब्रीफ। होप यू एंजॉयड द लर्निंग। अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे सुपर कोचिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको स्टडी नोट्स, क्विक डाउट्स, आपको मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है और साथ ही में आपकी जो फीस है वो भी काफी नॉमिनल है, ओनली 2500 रुपीज पर मंथ। आपको ये भी पूरी नहीं पे करनी, आप कोड यूज कर सकते हैं SON20 एंड यू कैन गेट 20% डिस्काउंट ऑन दिस फीस। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की ऐप पे हमारी मास्टर क्लासेस होती हैं 6 PM मंडे टू फ्राइडे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मौका है स्कॉलरशिप जीतने का, सुपर कोचिंग की फीस पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये सब वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।